सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स। अबाउट फोर्स टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फोर्स को डिफाइन किया गया है। अ फोर्स इज अ इन्फ्लुएंस व्हिच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, or which tends to change the speed and the direction of moving body, or which tends to change the shape or size of a body. Then it means to say फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, फोर्स की कॉज की वजह से क्या होता है, कोई भी स्टेशनरी बॉडी यानी कि रेस्ट में जो बॉडी है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप उस बॉडी को रोक सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो आप फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के साथ साथ आप उसकी स्पीड को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फोर्स अप्लाई करके आप बॉडी की शेप और साइज में भी चेंजेस ला सकते हैं। इसका मतलब जब आप फोर्स को किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसमें मल्टीपल चेंजेस आप कर सकते हैं। वो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है, मोशन से रेस्ट में जा सकती है, उस बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है और ये एक बॉडी है। तो ये बॉडी रेस्ट में है, इट इज इन रेस्ट पोजीशन। अगर आप इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में मोशन करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा जब भी कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है तो उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके हम बॉडी में मोशन को जनरेट कर सकते हैं, और जब भी कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो हम उस बॉडी को रोक सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बॉल है। बॉल को जब कोई प्लेयर कैच करता है तो क्या करता है, बॉल मोशन में रहती है और जब उसे हाथ से कैच किया जाता है तो हम उस बॉडी के जो बॉल, जिसे मैं बॉडी कह रहा हूं, बॉडी को हम क्या करते हैं, रोकते हैं, यानी कि हम उसके मोशन का अपोज करते हैं और उसको स्टॉप करते हैं। हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन क्या करता है, फोर्स अप्लाई करके बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि हम फोर्स के कॉज की वजह से करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला जो हमारा होता है, अगर आप देख सकते होंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आपको यहां दिखाई देगा। ये है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होती है डाइन। अब 1 न्यूटन, अगर मैं बात करता हूं एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट जो होती है न्यूटन। न्यूटन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, आइए समझते हैं। 1 न्यूटन, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं 1 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। 1 न्यूटन का फॉर्मूला क्या दिया है बेसिक हमारा, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ मास कितनी होती है, 1 केजी, यानी कि 1 केजी हो गया इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। That is the formula for the that is the unit for the acceleration. So 1 Newton is the kg meter per second square. Then it means to say 1 kilogram meter per second square is considered as 1 Newton of force. अब आपसे कहता है डिफाइन 1 न्यूटन, तो आप 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a Newton is a force which acting on a body of a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in it. Then it means to say जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर वो बॉडी 1 किलोग्राम की है और उस बॉडी में जो मोशन जनरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन जो बॉडी में आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो यानी कि 1 किलोग्राम की बॉडी पर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा फोर्स 1 न्यूटन का अप्लाई हुआ। ओके, फोर्स की कुछ और यूनिट्स भी होती हैं, जैसे मैं बात करता हूं फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट की। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट की, तो फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स। इसकी एक ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, दैट इज किलोग्राम फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा किलोग्राम फोर्स को हम लोग समझ लेते हैं। किलोग्राम फोर्स एक ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। अब मैं आपको रिलेशन समझा देता हूं। न्यूटन, सीजीएस यूनिट जो आपकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होती है जो डाइन, और उसके बाद ग्रेविटेशनल यूनिट दैट इज किलोग्राम फोर्स। इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, तो आपको यहां दिख रहा होगा कि 1 न्यूटन एक एसआई की सीजीएस के साथ आपको रिलेशन दिख रहा है। 1 न्यूटन इज
10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन। ये फोर्स का रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। न्यूटन को लिखना होता है तो हम या तो स्मॉल लेटर में पूरा न्यूटन लिखते हैं, या तो अगर हमें सिंगल लेटर लिखना तो हम कैपिटल एन को लिखेंगे। ये आपको यूनिट लिखने का बेसिक तरीका होता है। आगे हम बात करते हैं किलोग्राम फोर्स के साथ क्या रिलेशन आता है। तो अगर मैं बात करता हूं 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो किलोग्राम फोर्स में हम कैसे कह सकते हैं। तो 1 किलोग्राम में किलोग्राम फोर्स में अगर हम देखेंगे तो दैट इज 1/9.8 किलोग्राम फोर्स। देन इट मींस टू से 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स में 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम फोर्स में 9.8 न्यूटन फोर्स का रिलेशन आएगा। सेम इसी तरीके से हमारा सीजीएस के साथ होता है। ठीक है, सीजीएस के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। ये हमारे रिलेशंस होते हैं यूनिट्स के, हमारी एसआई यूनिट, हमारी सीजीएस यूनिट और हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट दैट इज किलोग्राम फोर्स। अब बात आती है फोर्स क्वांटिटी कैसी है। फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स को हम लोग कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों मान के चलते हैं? तो आपको यहां दिख रहा है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, इसलिए हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब हम यहां पे देख सकते हैं कि फोर्स को हम लोग नॉर्मली दो तरीके के फोर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आपको यहां दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट रिक्वायर कॉन्टैक्ट टू ऑक्योर। देन इट मींस टू से कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडी के फिजिकली टच होने पर ही अप्लाई होता है। दो बॉडी जब फिजिकली एक दूसरे को टच करती हैं तभी कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स एटसेट्रा। ये सारे कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। थोड़ा सा हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे बात करते हैं मस्कुलर फोर्सेस, तो जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल पुश या पुल को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो वहां पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहे हैं या फिर पुश या पुल कर रहे हैं तो आप मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, तो दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। विदाउट कॉन्टैक्ट आप किसी को पुल या पुश नहीं कर पाते हैं, तो ये एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो नीचे एक सरफेस है जो कि एक सरफेस है, ये एक रिजिड बॉडी है, इस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इस फोर्स को जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, इस अप्लाइड फोर्स के अपोज करता हुआ एक फोर्स और जनरेट होगा जो कि इन दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पर होगा। अब इन दोनों सरफेस का कांटेक्ट पॉइंट कहां होगा? ये हमारी एक बॉडी है और नीचे एक सरफेस है, इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट यहीं पे है। ये कांटेक्ट पॉइंट पर इन दोनों टच करेंगे और इनका एक इस फोर्स का अपोज करने के लिए एक और फोर्स जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, दैट इज स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज कंसिडर्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द एफ इज द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है जो कि हमारे अप्लाइड फोर्स का अपोज करता है। और फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए होता है क्योंकि ये जब तक दो बॉडी टच नहीं करेगी तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है? दो चीजें होती हैं। फ्रिक्शन फोर्स पहले तो मोशन को अपोज करता है, सबसे पहले क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा।
सेकेंड थिंग क्या करेगा, ये हीट को भी जनरेट करता है, फ्रिक्शन फोर्स हीट को भी जनरेट करता है। तो नॉर्मल एग्जांपल, अगर आप अपने हाथ को रब करते हैं तो आपको फ्रिक्शन फोर्स, जब आप हाथ को टच करते हैं तो दोनों सरफेस टच होते हैं और आप उसको आगे पीछे जब करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है और कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स हीट भी जनरेट होती है। ये मोशन को अपोज भी करता है और हीट भी जनरेट होती है। तो ये एक कांटेक्ट फोर्स होता है। इसके बाद आता है स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग के फोर्सेस भी हमारे कांटेक्ट फोर्स में आते हैं, टेंशन फोर्सेस भी कांटेक्ट फोर्स में आते हैं, क्योंकि टेंशन किसी भी बॉडी पर जब अप्लाई होता है तो विदाउट टचिंग, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक रिजिड सा सरफेस ले लिया, इस पर मैंने एक स्ट्रिंग लगाई और मैंने यहाँ क्या किया, एक स्टोन लगा दिया। अब ये स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करना चाहेगा। जब ये स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करना जाएगा तो ये जो रोप है, इस रोप पर एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा और ये टेंशन फोर्स इस स्टोन को नीचे जाने से रोकेगा। अगर ये रोप यहां पर स्टिल है तो उसको किसने अपोज किया हुआ है, इसका जो फोर्स है mg, वो नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा और ये रोप पर एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये टेंशन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये इस बॉडी से कांटेक्ट में है। इसी तरीके से एयर रेजिस्टेंस विदाउट कांटेक्ट नहीं होता, तो ये इस टाइप के जितने भी फोर्सेस होते हैं दे आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को। व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स? अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स व्हिच एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट without coming physically in contact with it. Example, magnetic forces, gravitational forces, electrostatic forces. Then it means to say non contact force ऐसे फोर्स होते हैं जो कि विदाउट फिजिकली कनेक्ट हुए फोर्स को अप्लाई करते हैं। यानी कि एक बॉडी का इन्फ्लुएंस दूसरी बॉडी पर जब अप्लाई होता है तो उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल आप लोगों ने मैग्नेट को देखा होगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से ही अट्रैक्ट करता है। एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस दे अट्रैक्ट ईच अदर या रेपल ईच अदर। हम जानते हैं कि मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है तो वो अट्रैक्ट भी करते हैं, साथ ही साथ रिपल्सिव प्रॉपर्टी के साथ साथ वो एक दूसरे को रिपल्सन भी करते हैं। लेकिन वो विदाउट कांटेक्ट में आ ही, उनका कांटेक्ट नहीं होता है, उससे पहले ही वो अट्रैक्शन फोर्स को अप्लाई करते हैं या रिपल्सिव फोर्स को अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे कैसे, हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को किसी पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि उस बॉडी का दूसरी बॉडी से टच होना कंपल्सरी नहीं है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पर हो, एक अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आते हैं। बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो अगर मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, फॉर्मूला होता है हमारे लिए, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F, gravitational force capital F is equal to capital G, that is the gravitational constant into mass of first body, mass of the second body upon square of the distance between them, that is the gravitational force। ये फॉर्मूला हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज G, that is the gravitational constant, ठीक है, into mass of first body, mass of the second body by the square of the distance between them। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स, हमारे चारों तरफ फोर्स हमेशा बॉडीज पे अप्लाई होता रहता है। हम उसे फील कर सकते हैं, देख सकते, हम वो विजिबल नहीं है, देख नहीं सकते, हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसके फेनोमेना को समझ सकते हैं। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए एप्लीकेबल होती है। फोर्स ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से किसी बॉडी में चेंज आ सकता है, चाहे उसकी डायरेक्शन की बात करें या उसकी स्पीड की बात करें या उसे मोशन करने में हेल्प करता है या फिर उसे रोकने में हेल्प करता है। दैट इज ऑल डन कॉज्ड बाय फोर्स। ओके, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने फोर्स में देखी, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था फोर्स का। इसके आगे थोड़ी सी हम लोग और चीजें देख लेते हैं कि फोर्स में और क्या क्या चीजें हम लोग की आ सकती हैं। तो इसमें अगर हम इंक्लूड करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे mg फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये mg क्या है? देखिए, m बॉडी का मास होता है और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझिएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो कोई भी बॉडी जिसके पास वेट होता है, वेट और मास दो अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी बॉडी W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी, W इज इक्वल टू M इंटू जी। W मीन्स वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल G इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है। कोई भी बॉडी को अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉडी हमेशा नीचे आती है, और वो भी किस एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। नॉर्मली 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ज्यादा यूज करते हैं। तो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ना, ये उस बॉडी के थ्रू अप्लाइड फोर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, whereas weight is also equal to mass into acceleration due to gravity। तो वेट बॉडी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो उस बॉडी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। देन इट मींस टू से बॉडी, किसी भी बॉडी का वेट जो होता है वो फोर्स के इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। ओके, यानी कि उस बॉडी ने जो फोर्स अप्लाई किया है, जब तक वो रेस्ट की कंडीशन में है तब तक वो अपने वेट के इक्विवेलेंट फोर्स को अप्लाई करती है। ठीक है, तो बॉडी का वेट और बॉडी का मास, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, इनके बीच में हमें डिफरेंस समझना होगा। मास क्या होता है बॉडी का? बॉडी का जो मास होता है वो होता है द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कंटेन इन इट। ठीक है, जो मास होता है उसे हम बेसिकली सिंपली ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कंटेन इन इट, दैट इज कॉल्ड मास। ठीक है, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, इट कैन नेवर बी चेंज, इट इज अ कांस्टेंट। यानी कि ये कांस्टेंट होता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं होगा, और ये हर जगह क्या रहेगा? ऑलवेज सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। वेयर एज अगर मैं बात करता हूं वेट की, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट बॉडी के मास और उस पर अप्लाइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता जाएगा वैसे वैसे बॉडी का वेट भी वेरी करता जाएगा, ये चेंजेबल है। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है? अगर मान लीजिए हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर ग्रेविटी ही नहीं है, जहां पर ग्रेविटी ही नहीं है, देन W इज इक्वल टू मास इंटू जी। अगर वहां पर ग्रेविटी ही नहीं है देन M इंटू जीरो, ग्रेविटी जीरो हो गई, देन प्रोडक्ट ऑफ M विद द जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन इट मींस टू से वेट उस बॉडी का क्या हो जाएगा? जीरो। और हम क्या लिखेंगे? 0 न्यूटन का वेट निकला बॉडी का। बॉडी का वेट क्या निकल गया? 0 न्यूटन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मास और वेट दो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, इनके बीच में काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला आता है, न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला कहां से डिराइव किया? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला कहां से डिराइव किया? तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने ये फॉर्मूला डिराइव किया, जिसका कहने का मतलब था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला डिराइव होता है। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स, फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज डिराइव्ड। ओके, आगे की चीजों में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए